हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ेंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में। और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़े। देखिए, पहले मैं बोर्स एटॉमिक मॉडल से बताता हूँ कि बोर्स एटॉमिक मॉडल ने इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल नेचर है उसके बारे में पूरा आपको डाटा दिया गया था। और वो बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है एक एटम के पास, और उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर दिया था कि वो इस ऑर्बिट में है वो, और उसका एनर्जी कैलकुलेशन आपको कर दिया गया था, और एनर्जी का क्वांटाइजेशन के बारे में बताया गया था, पूरा डिटेल में बताया गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये जब बोर एटॉमिक मॉडल फेल्यूर हुआ तब दोनों थ्योरी आए थे। मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। एक है हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दोनों है डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये क्या किए, जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है उसको अच्छी तरह से डिफाइन किए। अभी ये स्क्रोडिंजर एक मैथमेटिशियन है, वो क्या किए, हाइजेनबर्ग के साथ मिलके एक नया, मतलब पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर सब कंसेप्ट चल रहा था, जैसे बोर एटॉमिक मॉडल था, सब क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करके एटॉमिक मॉडल डिफाइन कर रहे थे। मगर ये क्या किए, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को यूटिलाइज करके जो एटॉमिक मॉडल को डिफाइन करना कोशिश किए, और वो जो हो पाया सिर्फ उन्हीं के वजह से, इस इक्वेशन के वजह से। उस इक्वेशन का नाम है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बहुत फेमस इक्वेशन है और क्वांटम मैकेनिक्स में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और चलिए उस इक्वेशन को देखते हैं। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड इक्वेशन है, एच साई इक्वल टू ई साई। देखिए, ये इक्वेशन आपको जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। सिर्फ आपको मैं इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म अभी दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा हूँ ये टाइम इंडिपेंडेंट है। ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट है। और इसमें जितना टर्म है, इस इक्वेशन में जितना टर्म है, मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और इसका भी टाइम डिपेंडेंट फॉर्म भी है। अभी उसका टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में आप इसी रिएक्शन में जो एक जो क्वांटिटी है उसको समझते हैं। देखिए, पहला जो ये चीज़ है H, उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है ना, आप बोलेंगे सर आप क्या क्या चीज़ बोल रहे हैं अभी। देखिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के मतलब क्या है, मैं भी अभी थोड़ा ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। आप पढ़े होंगे डेरिवेटिव के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। तो अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, या खाली x स्क्वायर ले लीजिए, उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू dx क्या होगा। आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2x है। तो यहां पर जो ये डेरिवेटिव, ये एक ऑपरेटर है और ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन। तो इस d बाई dx ने क्या किया, उसी के ऊपर ऑपरेट किया, इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया और आपको इसका वैल्यू दिया। तो ये एक ऑपरेटर है। वैसे ही H एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। आप बोलेंगे सर ये क्या देता है, किसका वैल्यू देता है। ये एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, ये एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। और ये क्या देता है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर में है, मतलब ये तो एनर्जी ही देगा ना। ये एनर्जी किसका देता है, इलेक्ट्रॉन का देता है। एक एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ जितने भी एनर्जी एसोसिएटेड है, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जितने टाइप का एनर्जी है सबका वैल्यू ये मिला के देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर। चलिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में आप थोड़ा जान ली। उसके बाद साई के बारे में जानेंगे। ये साई क्या है,
देखिए साई ऐसा एक फंक्शन है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास रखता है। मतलब कोई भी एटम में अगर एक एटम ले लिए, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन का ये जो वेव, इलेक्ट्रॉन का एक वेव होगा, तो इलेक्ट्रॉन का अगर वेव है, उसका एक वेव का एक फंक्शन होगा, वेव का एक फंक्शन होगा, और ये वेव फंक्शन से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी जान सकते हैं। वेव फंक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी जान सकते हैं, जैसे आपको वेव में बताया वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, और उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारे वेव फंक्शन है। तो वो वेव से जैसे जैसे हमको उसका प्रॉपर्टीज भी हम जान सकते हैं, तो इसी वेव फंक्शन को वो क्वांटम मैकेनिकली स्क्रोडिंगर ने क्या डोनेट किया, साई। मतलब इलेक्ट्रॉन का सारे प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन का जितना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना हो तो साई को पूछिए, वो बता देगा। मतलब साई को आपको ऑपरेट करना होगा, इसी इक्वेशन पे डालना पड़ेगा। आपका एनर्जी चाहिए वो बता देगा, आपका पोजीशन चाहिए बता देगा। मगर एक बात देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डुआन नेचर दोनों के ऊपर बेस्ड था। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि कभी भी आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स का आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते। मेरे बात समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं निकाल सकते, मगर साई आपको दे सकता है कि प्रोबेबिलिटी, मतलब साई क्या दे सकता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट एरिया। साई आपको क्या दे सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको वो नहीं दे सकता एग्जैक्ट लोकेशन, वो मगर वो बता सकता है कि वो कौन सा एरिया में मोस्ट प्रोबेबल फाइंड हो सकता है। चलिए साई के बारे में थोड़ा आपको अंदाजा हो गया, और अभी देखते हैं ई क्या है। देखिए ये मैं आपको बताया, ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। इसके ऊपर वो जब ऑपरेट होगा आपको वो क्या देगा, साई का एनर्जी देगा, उसके साथ भी आपको साई फंक्शन भी दे दिया। तो ये जो है ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। और डिफरेंट साई को, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट साई होगा, तो उसके ऊपर अगर ऑपरेट करेगा आपको इलेक्ट्रॉन का एक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, जो बोर ने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, वैसे ये स्क्रोडिंगर ने भी बताया कि साई को जैसे जैसे आप एनर्जी के ऊपर ऑपरेट करते जाएंगे तो ई का वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा। मगर इसमें भी वो बताया कि एनर्जी क्वांटाइज्ड फॉर्म में आएंगे। क्वांटाइज्ड का मतलब मैं समझाया था कि उसका एक डेफिनाइट क्वांटिटी होगा, मतलब n का वैल्यू अगर क्वांटाइज में n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब E, 2E, 3E ऐसे आएगा। फिर उसका वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, उसका वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। अभी हम क्या करेंगे कि और एक टर्म के बारे में जानेंगे, वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देखिए देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डोनेट करते हैं साई मॉडुलस का स्क्वायर से, और यहां पर मैं लिख दिया हूं। देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आपको बताता है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब एक ऑर्बिटल पे, मैं अभी बताऊंगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में आप अभी तक ऑर्बिट सुन के चल रहे थे बोर एटॉमिक मॉडल से, मगर ऑर्बिटल के बारे में आपको पता नहीं है। अभी ऑर्बिटल के बारे में भी बताऊंगा। तो एक ऑर्बिटल में जितना प्रोबेबिलिटी होगा एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, उसको उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। और ये हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन, हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर दिया हुआ है, मैथमेटिकल एक फंक्शन है। तो और एक उसको डेंसिटी यहां पर क्यों बोलते हैं कि एक वॉल्यूम में हम कंपैरिजन करते हैं, एक वॉल्यूम में हम एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं। उसका एक्सिस होगा, अगर 3 एक्सिस इसमें प्रेजेंट है, एक्स, वाई और जेड। एक वॉल्यूम में हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं,
इसलिए मतलब ये एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, इसलिए हम डेंसिटी टर्म यहां पर यूटिलाइज किए हैं। चलिए अभी क्या करेंगे कि मैं थोड़ा आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस बता देता हूं। देखिए बोर ने आपको क्या बताया था कि ऐसे अगर एक न्यूक्लियस है एटम में और इसके आसपास ऐसे ऐसे पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इसको बोलते हैं ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। मगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे ऐसे कोई पाथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने आपको क्या कहा था कि आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो अगर पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर सकते तो पाथ कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये जो ऑर्बिट, सॉरी मैं यहां पर ऑर्बिटल लिख दिया, ये जो ऑर्बिट वाला कंसेप्ट है ना ये पूरा डिस्कार्ड हो जाता है, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मगर ऑर्बिटल का है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ऑर्बिटल क्या है कि ऑर्बिटल एक ऐसे एरिया है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का चांसेस मोस्ट हाई है, मतलब आप उसी एरिया में इलेक्ट्रॉन पाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी तो पूरा डिटेल में जब जाएंगे सब कितने टाइप का ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल का शेप्स क्या है पूरा तो डिटेल देखेंगे। अब अभी ऑर्बिट और ऑर्बिटल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। और आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।